हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के बारे में। और इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो फॉर्म है वो किस तरीके से फिल करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। और ये जो वीडियो है यह पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 जो हमने कवर किया था वो उसमें हमने डिस्कस किया था एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, है ना। एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने बात की थी। उसमें और भी चीज़ें हमने उस वीडियो में कवर अप किया था जो फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको पहले से पता हो। और जो अपीयरिंग ईयर वाला जो मामला है वो भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। ये है पार्ट 2। प्रीवियस वाले जो वीडियो में हमने पार्ट 1 में जो इसका सिलेबस है पेपर 1 का वो हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करने वाले हैं और जो पेपर 2 का सिलेबस है हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस का जो पेपर 1 है उसका जो इम्पॉर्टेंट बुक है वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग क्योंकि तैयारी करनी है तो किताबों का मालूम होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने बुक सीरीज़ को पहले देखना स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 का पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। पेपर 1 की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपका ज़रूरी है कि आपका बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, है ना। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए यानी कि जो 10 यूनिट्स आपके पेपर 1 में थे, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप ज़रूर जाके वहाँ पे सिलेबस को देख लेंगे। तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, डीआई है, कॉम्प्रीहेंशन है, कम्युनिकेशन है, इंटरप्रिटेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, आपका आईसीटी है, पीपल एनवायरनमेंट है और हायर एजुकेशन है। तो ये 10 यूनिट्स जो हैं वो आपके पेपर 1 में असाइन किए गए हैं। तो आपको ऐसी बुक रेफ़र करनी है जिसमें इन 10 यूनिट्स को कवर किया हुआ है प्रॉपर्ली। तो अगर मैं बात करूँ जब मैंने प्रिपरेशन किया था और जब दोनों ही टाइम जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो पहले मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी था। और कुछ टॉपिक्स जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि वो पहले से ही मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो थोड़ा हेल्प मुझे उस रिगार्डिंग भी हो गया। तो जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान जो बुक रेफ़र की थी वो थी एनटीए यूजीसी नेट की जो बुक है केवीएस मदान वाली। ये वाली पुस्तक मैंने रेफ़र की थी जब अपनी तैयारी कर रही थी मैं उस टाइम, ठीक है। तो इस दौरान आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसी ही किताबों को लेना है जिससे आपका पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, है ना। क्योंकि आपको जब तक बेसिक जानकारी नहीं होगी आप उससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो पेपर 1 का जो पेपर का पैटर्न है अगर हम उसको देखें तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तभी आप उन सभी सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो अगर हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले जो पेपर की बात करें तो वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन जब अगर हम पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, यानी कि उसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ज़रूर होगा। लेकिन आप अगर अच्छे से उस चीज़ को, आपको पहले तो सवालों को डिकोड करना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। जब आप डिकोड कर लेंगे तो आप आसानी से उसको आंसर कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डिकोडिंग आसान होगी, ठीक है। तो जब मैं अपनी तैयारी करी थी तब मैंने ये बुक रेफ़र किया था, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो अगर हम इसके लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो लेटेस्ट वर्जन देख लेते हैं। तो ये है इसका लेटेस्ट वर्जन, यानी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का केवीएस मदान का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। 25 सच का जो एडिशन है ये वाला इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। सिलेबस है पेपर 1, यूनिट है उसमें टोटल 10 और 10 यूनिट्स इसमें कवर किए गए हैं, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो लेटेस्ट वाला मुझे नहीं पता इसमें क्या कुछ नया ऐड किया गया है, क्योंकि जो मेरा वाला था तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको अपडेट करना ज़रूरी था। तो हो सकता है इसमें उन्होंने अपडेट किया होगा, क्योंकि जो मैंने जो दिखाया अभी बुक जो शो किया आप लोगों को, इस बुक में ना जब लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ना तो उसके अकॉर्डिंग तो चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझाना था जो उसमें कमी लगी थी मुझे उस किताब में। तो वो मैंने कैसे कवर अप किया उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। तो फ़िलहाल अगर हम बुक की बात करें तो बुक में आपको अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। यानी जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सभी यूनिट्स के बारे में पहले तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट आप इसके थ्रू क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी ज़रूरी है, तो एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो नेट का जो पेपर है ना इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी आपकी जो आधी जानकारी है ना
जैसे अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, आपने 100% अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो जो 100% है ना उसका सिर्फ आप 50% कॉन्सेप्ट से यूटिलाइज़ करते हो, और जो 50% आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर और हो जाता है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से होता है, ठीक है। यानी कि आप जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट इन्हेंस होगा, ठीक है, उसमें और चीज़ें ऐड ऑन होंगी। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी एक किताब ज़रूरी है। तो बेसिक के लिए आप KVS मदान की ये बुक रेफ़र कर सकते हैं। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो जो स्टूडेंट हिंदी में अपना पेपर 1 करना चाहते हैं उनके लिए भी किताब है, मैं वो भी शो कर देती हूँ, और ये इंग्लिश में है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि पेपर 1 जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही लैंग्वेज में। लेकिन जो पेपर 2 है वो लिटरेचर वाला पोर्शन है, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसका लैंग्वेज होगा। पेपर 1 में दोनों ही जो मीडियम है वो अलाउड किया गया है, तो आप स्विच कर सकते हैं क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठेंगे तब भी। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप इंग्लिश की बुक रेफ़र कर सकते हैं। ये है आपकी हिंदी वाली बुक, ठीक है। तो शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, ये भी क्या है, KVS मदान की बुक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमेशा मैं सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि KVS मदान वाली बुक लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये बेस्ट बुक है, और चूँकि एडिशन नया आया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें ऐड हुआ होगा। तो आप लोग अगर चाहें तो इसे किसी शॉप से भी जाकर के परचेज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे आप इंडेक्स देख सकते हैं कि क्या कुछ इसमें नया ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रीवियस वाला का जो प्रीफेस है वो आपको शेयर कर दूँगी, यानी जो आपका कंटेंट वाला जो पेज है वो आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट वाला बुक, यानी इसको पढ़ के आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो किताब है वो हम देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो KVS मदान की जो बुक है, इसी मतलब इन्हीं राइटर की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी किताब मिल जाती है। तो बेसिक की भी किताब इन्हीं से लेना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी इन्हीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे ऐसे हैं राइटर, जैसे एक नवदीप कौर मैम की भी एक किताब है, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब आप कहीं से भी किसी को भी फॉलोअप कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश बस यही करना है कि जिसमें डिटेल्ड वर्जन हो, ठीक है। जैसे यूथ कंपटीशन की आती है, तो यूथ कंपटीशन में हिंदी मीडियम में आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश का उनका नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिक्कत यहाँ पे इसी चीज़ के लिए हो जाती है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट वाला यानी एक्सप्लेनेशन वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक कोई मतलब नहीं हो। मैंने बताया ना कि आपकी जो आधी जानकारी है ना, जैसे अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो कॉन्सेप्ट में जो चीज़ इन्हेंस होती जा रही है, यानी जो भी सवाल आजकल नए नए जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आप एक्सप्लेनेशन वाले जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ अगर क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन होना ज़रूरी है, यानी कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, मैं क्यों एक्सप्लेनेशन वाला बता रही हूँ ये बताती हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसमें 4 ऑप्शन हैं, उसका एक आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है, आपने एक नॉलेज ले लिया कि आपका उसका आंसर करेक्ट हो गया, लेकिन बाकी 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं, या उसके राइटर कौन है, क्यों वो गलत हुए, इस अकॉर्डिंग भी आपको नॉलेज लेना है, ठीक है। तो जब आप एक्सप्लेनेशन वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले बुक को लेते हो तो आपका जो नॉलेज है वो तो एक क्वेश्चन के थ्रू हुआ ही, उसी क्वेश्चन से आप 4 अलग और पॉइंट्स को याद कर सकते हो और उसका भी नॉलेज ले सकते हो। तो ठीक है, इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वहाँ आपको एक्सप्लेनेशन वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। इस बुक के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है इसमें एक्सप्लेनेशन ना हो, तो कोशिश करना है एक्सप्लेनेशन वाली लेनी है। लेकिन KVS मदान की ये बुक मैं रेफ़र कर सकती हूँ, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। नवदीप कौर मैम की भी एक किताब है, वो भी आप देख सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं इसी का हिंदी मीडियम। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जो यूथ कंपटीशन की जो बुक है ना वो बहुत बेस्ट बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैंने जब 2 बार जब JRF दिया और अब भी जो भी एग्ज़ाम मैं दे रही हूँ तो उसमें ये जो किताब है बहुत हेल्प कर रही है। तो इस रिगार्डिंग अगर कहूँ कि जैसे जो चीज़ मुझे चाहिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो किताब होनी चाहिए वैसे, तो उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट बुक है, ठीक है। इसमें आपके 4 ऑप्शन, जैसे अगर मैंने बताया कि एक ऑप्शन अगर सही हो गया तो बाकी क्यों गलत है 3, उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है। इस वजह से मेरे लिए बेस्ट किताब है। तो इसका जो पेपर 1 है वो हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में इसका नहीं आता है, यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो पेपर 1 है वो आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेगा, आपको हिंदी मीडियम में ही मिलेगा। तो अगर आप कर सकते हैं इसको सॉल्व तो आपके लिए बेटर है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप या तो KVS मदान की बुक ले सकते हैं या फिर नवदीप कौर मैम की बुक ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी अदर राइटर, ठीक है। तो कोई किसी भी आप स्पेसिफिक जो प्रीवियस ईयर की किताब आती है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है पहले आप एक बार शॉप में जा कर के किताब देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप
बुक को परचेज़ कीजिए, है ना, क्योंकि एक बार पैसा लग जाता है तो फिर बाद में जो चीज़ें हैं वो फिर, क्योंकि अब किताब ख़रीद रहे हैं तो किसी पर्पज़ से ख़रीद रहे हैं ना, तो वो फुलफ़िल होना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट जो पेपर 1 का है, जो ज़रूरी चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट, और दूसरा PYQ। इन 2 चीज़ों से आपका जो पेपर 1 है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो जो लेटेस्ट वाला जो भी करंट में जुड़ता जाता है नॉलेज, उसको आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आप कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। आप पेपर 1 के लिए सर्च करेंगे, आपको जो भी बेस्ट एजुकेटर लगते हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो मैं किसी एक भी एजुकेटर को आपको ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप इन्हीं को फॉलो कीजिए या उसको फॉलो कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग भी उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो जिनका आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट अच्छा है, जिनका आपका लैंग्वेज समझ में आ रहा है, जो आपको आसान शब्दों में चीज़ों को समझा पा रहे हैं, तो ऐसे एजुकेटर को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, पेड बैच ज्वाइन नहीं करना है आप लोगों को किसी का भी, और मैं सजेस्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप खुद कर सकते हो वो उसके लिए आपको पेड देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पैसे दे करके आप वो चीज़ कर रहे हो और पढ़ रहे हो, तो बेटर है आप अपनी किताबों में उन सब चीज़ों पे ज़्यादा पैसा लगाएं, ठीक है, तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। और फ्री क्लासेस से भी नॉलेज लिया जा सकता है, और उससे भी नेट क्रैक हो सकता है, JRF क्रैक हो सकता है, तो ठीक है। तो मैंने कभी पेड बैच नहीं ख़रीदा है किसी का, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो चीज़ आसानी से हो सके तो वहाँ आपको खुद पे काम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था पेपर 1 का। पेपर 1 में आपको ज़रूरी क्या है, कॉन्सेप्ट की कोई एक बुक। तो यहाँ पे अगर जो मैंने बुक बताई है, अगर वो भी नहीं समझ में आए तो आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कहा वही आपको फॉलो करना है, लेकिन एक सजेशन दे दिया है, आप किताब को देख सकते हैं, अच्छा लगे तो आप उस अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की बुक लेनी है आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेनी है, प्लस कोई एक यूट्यूब चैनल जिसमें आपको अपडेटेड वर्जन है ना, पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन और ICT से रिलेटेड जो भी, और ये रिसर्च से भी रिलेटेड कोई भी अपडेट जो अब करंट में हो रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं भी पेड बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप किताब खरीदिए, किताब से ही पेपर 1 आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट मैंने बताया ना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाला लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें 40+ स्कोर करने से कोई रोक सकता है, ठीक है। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है, यानी DI के लिए 5 क्वेश्चन है ना। अच्छा, अगर हम स्कोरिंग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं स्कोरिंग क्वेश्चन को बहुत मैटर करता है मेरे लिए, और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपका स्कोरिंग जो एरिया होता है ना, कि आप इसमें बेस्ट कर सकते हो, यानी ये टॉपिक आपके लिए ही है, मतलब इसमें आपका कोई गलती निकल नहीं सकता, या फिर आप इसको अटैम्प्ट गलत नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं हर एग्ज़ाम के हर एक टॉपिक में। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें, यानी टोटल 10 यूनिट्स में अगर हम बात करें, तो मेरे लिए जो स्कोरिंग पार्ट है वो है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेरे लिए क्यों स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक पैसेज के थ्रू अगर आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आपका स्ट्रॉन्ग इतना होना चाहिए माइंड कि आप उस 5 क्वेश्चन को गलत ना करें, ठीक है। अगर नहीं इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो आप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन वो 5 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। प्लस जो DI के 5 क्वेश्चन हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, यानी उसमें जो बेसिक जो मैंने बताया ना, कि आपको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, और एक और बताया था प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, और एक बताया था एवरेज। हाँ, तो ये 3 जो पोर्शन, ये जो टॉपिक हैं, ये इन्हीं 3 टॉपिक से आपसे DI के सवाल पूछे जाते हैं। तो इन 3 टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और DI के प्रश्नों को देख सकते हैं आप प्रीवियस वाले को, और उस अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके ये 5 क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाले। तो मेरे लिए ये जो 2 स्कोरिंग पार्ट जो मैंने बताया, कि यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, DI, और तीसरा मैं मैच द कॉलम को कहती हूँ, ठीक है। मैच द कॉलम में जो भी प्रश्न आए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट किया ना, तो आपका एक भी मैच द कॉलम गलत नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। जैसे आप बोलते हो ना कि कभी कभी हो सकता है मैच द कॉलम में हार्ड है, तो एक ना एक ऐसा टॉपिक ज़रूर होगा उसमें जो आपके नोन में होगा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो आपका जो मैच द कॉलम वाला जो क्वेश्चन है वो भी गलत नहीं होगा। ये हो गया आपका 3 स्कोरिंग क्वेश्चन पेपर 1 में। और एक और जो पार्ट है स्कोरिंग क्वेश्चन का, वो है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो वो चैप्टर भी, यानी वो यूनिट भी आपका कंप्लीट है, कि उसमें भी कोई गलती नहीं होगी। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 20 क्वेश्चन, मार्क्स हो गए आपके 40, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप इन 4 यूनिट्स को बहुत अच्छे से
कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। टीचिंग और रिसर्च में भी है, लेकिन फिर भी अगर चलिए ठीक है, अगर आपका वहाँ पे कहीं लैग हो जाता है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसे टर्म हैं जो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, वो अगर नहीं समझ में आया, तो एटलीस्ट ये 4 जो यूनिट्स है ना, ये आपको गलत नहीं करना है। तो DI रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैच द कॉलम में कोई भी सवाल हो सकता है, तो उसके लिए तो पर्टिकुलरली मैं नहीं कह सकती कि हाँ इस यूनिट का है। तो जो भी सवाल मैथ्स से हो, मतलब मैच द कॉलम से हो, वो आपको गलत नहीं करना है। और प्लस लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है, यानी कि जो 3 पार्ट हैं, 3 यूनिट जो है वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सॉरी, लॉजिकल रीजनिंग नहीं, मैथमेटिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग अगर आपका जो, जैसे मैंने बताया मेरा फ़िलॉसफी था, तो मेरे लिए वो जो टॉपिक था, वो यूनिट था, वो ईजी हो गया था कवर करना। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपका जो बेस्ट पार्ट है वो आप पहले स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू भी और आपका कॉन्सेप्ट के थ्रू भी। पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, और जो जो चीज़ें आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये चीज़ जो है इस टॉपिक से नया कुछ ऐड हुआ है ना, तो आप अपने नोट्स में उस क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। जैसे रिसर्च में क्या है ना कि कॉन्सेप्ट वाली जो किताब होती है ना, कॉन्सेप्ट वाली किताब में रिसर्च में कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मेथड ऑफ रिसर्च में ये 4 मेथड होते हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक और मेथड वहाँ से पता चल गई कि कोरिलेशनल एक मेथड होता है। तो आप क्या करेंगे, उस नोट्स को, यानी उस टॉपिक को अपने नोट्स में मेंशन कर देंगे कि कोरिलेशनल मेथड भी एक होता है और उसमें क्या डिटेलिंग है वो भी मेंशन कर दें। तो इस तरीके से भी नोट बनाया जाता है। तो आपका अपना तरीका हो सकता है उसे बनाने का, लेकिन सजेशन में यही दे सकती हूँ फ़िलहाल तो कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको कवर अप कर सकते हैं, और ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आपने इस तरीके से तैयारी की, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने पेपर 2 यानी हिंदी की तरफ से। तो हिंदी का पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, बस देखते हैं। तो ये है हमारे हिंदी का पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 ये हिंदी का सवाल, सॉरी सिलेबस है, ठीक है। अगर हम हिंदी का सिलेबस देखें तो ये भी 10 यूनिट्स में है, जैसे पेपर 1 10 यूनिट्स में है, उसी तरीके से यहाँ पर भी 10 यूनिट्स है। यहाँ क्या है कि आपको हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे वहाँ पे था हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे है हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन का वेटेज क्या होगा 20, ठीक है। तो यानी कि 2-2 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है सभी। अगर हम पेपर 1 में भी बात करें तो एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है 2 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 जो है हमारा हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहला टॉपिक है, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौसनी और अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, ठीक है। इन भाषाओं के विषय में आप पढ़ेंगे। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ क्या होती हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, ये आप पढ़ेंगे। हिंदी का भौगोलिक विस्तार किस किस रूप में हुआ है, यानी हिंदी की उपभाषाएँ कितनी हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग तथा उनकी बोलियां क्या क्या हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें खड़ी बोली, ब्रज, अवधि की विशेषताएं क्या हैं, हिंदी के विविध रूप जैसे हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, इनको भी पढ़ना है। साथ ही हिंदी का भाषिक स्वरूप क्या है, जैसे हिंदी की स्वनिम व्यवस्था है, खंड्य और खंडेतर ध्वनियाँ हैं, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार क्या है, हिंदी शब्द रचना क्या है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास आदि के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी की रूप रचना की अगर बात करें तो लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था से संबंधित सवाल हो सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा जिसमें प्रयोग के विविध रूप हैं, बोली, मानक भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, संपर्क भाषा क्या होती है, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थितियाँ, देवनागरी लिपि और विशेषताएं और मानकीकरण। तो हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी सब सेक्शन हो सकते थे वो इस यूनिट के अंतर्गत आए हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा पोर्शन जो है वो रह नहीं गया है जो हिंदी भाषा से संबंधित हो, उसकी विशेषताओं से संबंधित हो, या फिर उसके प्रचार प्रसार में उनका योगदान जो भी रहा हो, उन सबको लेकर इस यूनिट को बनाया गया है, यानी इस यूनिट के अंतर्गत उन सभी सब टॉपिक्स को डाला गया है, ठीक है। तो हिंदी भाषा और विकास जो है ये पहला यूनिट है। तो इससे कितने सवाल होंगे, 10 सवाल होंगे। अगला है यूनिट 2, इसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये वो है जो आप अगर हिंदी लिटरेचर से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी ये पढ़ा होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे भी ये पढ़ा होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो शुरुआती जब आप हिंदी में प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले यही बताया जाता है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की
पद्धतियाँ क्या क्या हैं हिंदी साहित्य का? काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। सबसे पहला जो काल है वह आदिकाल है। तो आदिकाल की विशेषताएं क्या है, उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या है, रासो साहित्य क्या है, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य किस रूप में है, सिद्ध और नाथ साहित्य किस रूप में है, अमीर खुसरो और हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली, लौकिक साहित्य। तो इस रूप में अगर हम देखें तो आदिकाल से प्रश्न होंगे। अगर हम भक्तिकाल को देखें तो भक्तिकाल से प्रश्न है, भक्तिकाल क्या होता है, भक्तिकाल के जो आंदोलन हैं उसके उदय के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या रहे हैं, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप क्या रहा है और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य क्या रहा है। ठीक है, अगला सवाल है भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आलवार संत कितने रहे हैं, है ना। उसके बाद भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय कौन से थे, उनका वैचारिक आधार क्या था, निर्गुण सगुण कवि जो हैं उनका काव्य किस रूप में हमको दिखाई देता है भक्ति काल में, उन सब की चर्चा इस यूनिट के अंतर्गत करनी है। इसी में अभी है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पढ़ना है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ना है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन 3 श्रेणियों में रीतिकाल के कवियों को विभाजित किया गया है। इन तीनों के जो कवि हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, उनको पढ़ना है। रीति काव्यों का आचार्यत्व जो है उसे भी जानना है, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य को जानना है। आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में हिंदी का गद्य उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। अगला है द्विवेदी युग है ना। आधुनिक काल में आप पहले भारतेंदु युग देखते हैं, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद। ठीक है, तो द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। फिर अगर हम छायावाद की बात करें तो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख कवि और प्रगतिवाद फिर आ जाता है, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि। फिर प्रयोगवाद आ जाता है, तो प्रयोगवाद और नई कविता फिर आ जाती है, तो नई कविता के विषय में भी जानना है, नई कविता के कवि को जानना है। समकालीन कविता, ठीक है, तो वर्ष 2000 तक जो समकालीन कविता है उन्हीं के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता से संबंधित भी सवाल होंगे। तो ये सब कुछ था आपके यूनिट 2 में। यूनिट 2 से भी सवाल कितने होंगे? 10। वेटेज क्या होगा? 20। ये भी यूनिट 2 का ही पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि आधुनिक काल का ये अंश है तो इसलिए ये भी यूनिट 2 में ही है। ठीक है, आप इसे अलग यूनिट नहीं समझेंगे, यूनिट 2 में है। और इसमें आपको हिंदी उपन्यास पढ़ना है, हिंदी कहानी के विषय में पढ़ना है, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और हिंदी आलोचना। हिंदी उपन्यास की बात करें तो भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और प्रेमचंद उनका युग और प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकारों के बारे में भी जानना है। तो यहाँ पर भी वर्ष दे रखा है, 2000 तक को ही जानना है, लेकिन जो सवाल होते हैं वो 2000 के मतलब आगे के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि हमारी तैयारी तो 2000 तक के जो उपन्यास है उन्हीं तक होंगी, लेकिन जब प्रश्न आ जाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो क्लिष्ट होते हैं, ठीक है, तो सभी प्रश्न हमें आए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हिंदी कहानी की अगर हम बात करें तो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास है, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार है। हिंदी नाटक की बात करें तो हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। अगर हम बात करें प्रमुख नाटक कृतियाँ, प्रमुख नाटककार, ये भी वर्ष 2000 तक ही दिया गया है। ठीक है, एकांकी है, ठीक है, हिंदी एकांकी है, हिंदी रंगमंच है, विकास के चरण हैं और हिंदी का लोक रंगमंच है और नुक्कड़ नाटक है। अगर हम हिंदी निबंध की बात करें तो हिंदी निबंध का उद्भव और विकास किस रूप में हुआ है, हिंदी निबंध के कितने प्रकार हैं और प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं। वहीं अगर हम हिंदी आलोचना की बात करें तो हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक। ठीक है, अभी जो है वो यूनिट 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं जैसे रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा साहित्य है, आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, डायरी है, इन सब के विषय में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है यूनिट 2 के अंतर्गत। हिंदी का प्रवासी साहित्य भी जानना है, अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं इस हिंदी प्रवासी साहित्य में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। चूँकि इससे सवाल 100 होने वाले हैं तो जो सिलेबस है वो भी थोड़ा विस्तृत है। ठीक है, तो यूनिट 3 में पूछा जा रहा है साहित्य शास्त्र, जिसके अंतर्गत आपको भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र प्लस पाश्चात्य, पाश्चात्य। ठीक है, तो यानी कि आपको दोनों ही
काव्य शास्त्र को पढ़ना है। ठीक है, तो जिनमें अगर हम भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें तो इनमें है काव्य के लक्षण क्या होते हैं, काव्य हेतु क्या होता है, काव्य का प्रयोजन क्या होता है, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत के विषय में पूछा जाता है, यानी कि काव्य के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं और सिद्धांत क्या क्या है। तो रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य जो है ये प्रमुख संप्रदाय के रूप में है और इनके विषय में जानना आपको है। ठीक है, रस निष्पत्ति क्या होती है, साधारणीकरण क्या होता है, शब्द शक्ति क्या होती है, काव्य गुण, काव्य दोष। अब हम देख रहे हैं यहाँ से जो है, यहाँ से आपका पाश्चात्य प्रारंभ हो जाता है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत आ जाते हैं, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विरेचन सिद्धांत अरस्तु का है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो एक राइटर कौन से हो गए, मतलब एक जो पाश्चात्य विचारक हैं वो कौन हो गए, आपके प्लेटो हो गए। दूसरे हैं अरस्तु जिनका अनुकरण, त्रासदी और विरेचन सिद्धांत पढ़ना है आपको। तीसरे हैं आपके वर्ड्सवर्थ का आपको क्या पढ़ना है, काव्य भाषा सिद्धांत। ठीक है, वहीं टी.एस. इलियट का आपको क्या पढ़ना है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा पढ़ना है। आई.ए. रिचर्ड्स का आपको पढ़ना है मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत। फिर रूसी रूपवाद है एक टॉपिक पाश्चात्य वैचारिकी के रूप में, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये सब क्या है, पारिभाषिक शब्दावली है जिसके विषय में आपको जानना है कि नई समीक्षा क्या होती है, मिथक क्या होता है, फंतासी क्या होती है, कल्पना क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, बिंब क्या होता है और रूसी रूपवाद क्या होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। अगला हम देखते हैं यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपको वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़नी है, जिनमें आपको भारतीय नवजागरण, जो आपने अभी आधुनिक काल में देखा, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, ये भी आपने आधुनिक काल में देखा, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये सब कुछ आप आधुनिक काल में पढ़ेंगे जब आप यूनिट 2 कवर करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वैचारिक पृष्ठभूमि वाला जो कुछ पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण जैसे मैंने बताया आधुनिक काल से आपका कवर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण यूनिट 2 से कवर हो जाएगा। गांधीवादी दर्शन है, अंबेडकर दर्शन है, लोहिया दर्शन है, मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, अस्तित्ववाद है, उत्तर आधुनिकतावाद है, अस्मितामूलक विमर्श है जिनमें दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, तो ये सभी जो सब टॉपिक्स हैं वो आपको यूनिट 4 वैचारिकी के अंतर्गत पढ़ना है। इकाई 5 की बात करें तो इकाई 5 में आपको पढ़ना है हिंदी कविता। ठीक है, अब जो है वो सेक्शन जो है वो आपको पर्टिकुलर रचना के ऊपर आ गया। ठीक है, अब तक आप क्या है सैद्धांतिकी पढ़ रहे थे, अब आपको 5वां जो यूनिट है वहाँ से आपको पर्टिकुलर रचना पढ़नी है, जिसमें आपको कविता में आपको क्या पढ़ना है, पृथ्वीराज रासो का रेवा तट पढ़ना है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ पढ़नी है। विद्यापति की पदावली में जिनके संपादक नरेंद्र झा हैं उनका पद संख्या आपको 1 से 25 पढ़ना है। वहीं कबीर जो है, पुस्तक कबीर है, उसके रचयिता या संपादक कह सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने जो कबीर का जो पद को संकलित किया है उसकी पद संख्या 160 से 209 जो है उसको पढ़ना है। ठीक है, जायसी ग्रंथावली की अगर हम बात करें तो जायसी ग्रंथावली, इसके संपादक जो हैं वो कौन है, संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं और इसका जो ग्रंथावली जायसी ग्रंथावली इसका नागमती वियोग खंड से आपको पढ़ना है। वहीं अगर हम सूरदास के भ्रमर गीत की बात करें जिसके संपादक कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं और इसका जो पद संख्या है वो 21 से 70 है। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट है वह है तुलसीदास का रामचरितमानस, जिसका आपको सिर्फ उत्तरकांड पढ़ना है। ठीक है, कई कांड है उसमें जिनमें सिर्फ और सिर्फ उत्तरकांड को यूजीसी नेट के सिलेबस में रखा गया है। अगर हम बिहारी सतसई की बात करें तो बिहारी सतसई में जगन्नाथ दास रत्नाकर का बिहारी सतसई है जिसमें आपको दोहा संख्या 1 से 50 पढ़ना है। ठीक है, घनानंद कवित है, संपादक कौन है, विश्वनाथ मिश्र, कवित संख्या कितना है 1 से 30। मीरा है, विश्वनाथ त्रिपाठी इसके संपादक हैं, प्रारंभ से यानी 1 से 20 आपको पद पढ़ने हैं। ठीक है, अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास जो है वो संपूर्ण प्रिय प्रवास, कोई सर्ग नहीं है। ठीक है, सर्ग कई सारे हैं इसमें, लेकिन इसमें सर्ग मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको सारे जो प्रिय प्रवास के जो सर्ग हैं वो आपको पढ़ने हैं। अगला अगर हम देखें तो मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती है और साकेत नवम सर्ग है। भारत भारती में भी अतीत है, वर्तमान है और भविष्य खंड है, तो तीनों ही खंड आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई एक खंड यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको तीनों खंड पढ़ना है भारत भारती का। और साकेत का जो है वो नवम सर्ग, साकेत में सर्ग है लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि साकेत का जो नवम सर्ग आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की अगर हम आंसू की बात करें तो आंसू एक लंबी कविता है, उसे पूरी पढ़नी है। और जो कामायनी है वो भी कई सर्गों में विभक्त है, जिसमें आपको श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग जो है वही पढ़ना है। ठीक है, निराला की कविताओं की बात करें तो हमको पढ़ना है जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की कविता हमको पढ़नी है, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। ठीक है,
महादेवी वर्मा की जो कविता है वो हमको पढ़नी है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पद। ये जो कविता है ये पंत की कविता है, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे यूजीसी के सिलेबस में इधर आ गया है, तो वो पंत की कविता है। अगला जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है उर्वशी, तृतीय अंक इसका पढ़ना है। और रश्मि रथी जो है वो भी एक लंबी कविता है और उसको आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। अगली जो रचनाकार हैं या कवि देखें तो वो नागार्जुन है। नागार्जुन का कालिदास सच सच बतलाना, बादल को घिरते देखा है अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर शासन की बंदूक मनुष्य हूँ। तो ये जो समस्त कविताएं हैं वो नागार्जुन की है, ये आपको इकाई 5 में पढ़नी है। अज्ञेय है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको आप सिर्फ अज्ञेय के नाम से जानते हैं। इनकी जो कविता है वह है कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा कितनी नाव में कितनी बार। वहीं भवानी प्रसाद मिश्र की अगर कविताओं की बात करें तो इसमें है गीत फरोश, सतपुरा के घड़े जंगल। मुक्तिबोध की कविता अगर देखें, गजानन माधव मुक्तिबोध है पूरा नाम। इनकी कविता है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। धूमिल की कविता है कौन सी, नक्सलवाड़ी और मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और सांसद। ये 4 कविताएं धूमिल की है। तो ये था आपका इकाई 5 जिसमें आपको कविताएं पढ़नी है, ठीक है। अगला जो है इकाई 6, ये आपको उपन्यास पढ़ने हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि कितना कुछ पढ़ना है हमें एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, है ना। तो जब आप पेपर का पैटर्न देखेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर लेंगे। मैंने कहा अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इकाई 6 की अगर हम बात करें तो हिंदी उपन्यास है। हिंदी उपन्यास में जो पहले राइटर हैं वो है पंडित गौरीदत्त, जिनका जो उपन्यास है वह देवरानी जेठानी की कहानी है। दूसरे हैं लाला श्रीनिवास दास, इनका जो उपन्यास है वह है परीक्षा गुरु। अगले हैं प्रेमचंद, जिनको आप सबने पढ़ा होगा, इनका जो उपन्यास है वह है गोदान। अगले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको सिर्फ आप अज्ञेय के नाम से जानते हैं। इनकी रचना है शेखर एक जीवनी, जिसके 2 भाग हैं, जिसमें आपको पहला भाग ही पढ़ना है, ठीक। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा इनका उपन्यास है। आत्मकथा से आप इसको आत्मकथा के सेक्शन में नहीं ले जाना है, ये उपन्यास है, ठीक है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया। अगला हम देखें तो फणीश्वरनाथ रेणु, इनका मैला आंचल बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगीनामा, मनु भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना। तो ये जो रचनाएं हैं ये आपको उपन्यास सेक्शन में पढ़ना है, यानी यूनिट 6 में आपको ये पढ़ना है। यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट 7 में आपको कहानी पढ़नी है, हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में आपको पढ़नी है राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हम बंग महिला के नाम से जानते हैं। इनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली। माधवराव सप्रे राइटर हैं, इनकी जो कहानी है वह है एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कहानी है वह है राही। प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। ये 2 कहानियाँ इनकी हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह की अगर हम बात करें तो इनकी कहानी है कानों में कंगना। अगले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो फेमस हुए हैं, 3 कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने, ठीक है। जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब हम कहानियों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इनकी कहानी हम देख लेते हैं, उसने कहा था, ठीक है। अगले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप। जैनेन्द्र की कहानी है अपना अपना भाग्य। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है तीसरी कसम और लालपान की बेगम। अज्ञेय की कहानी है गैंग्रीन, जिसे रोज़ नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं आपको अगर रोज़ मिले तो समझ जाइएगा ये वही कहानी गैंग्रीन है, ठीक है। रोज़ कहानी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। शेखर जोशी की जो कहानी है वह है कोशिका घटवाल। भीष्म साहनी की कहानी है अमृतसर आ गया है चीफ की दावत। कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई की कहानी है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ज्ञानरंजन की कहानी है पिता। कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बंसिया और निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। तो ये है आपका यूनिट 7 जो हिंदी कहानी से संबंधित था और इन सभी कहानियों को आपको सिलेबस के लिए पढ़ना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला है इकाई 7 जिसमें हिंदी नाटक हैं। हिंदी नाटकों में आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती का है अंधा युग। लक्ष्मी नारायण लाल का है सिंदूर की होली। मोहन राकेश का है अर्थे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का है आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है बकरी नाटक। शंकर शेष का नाटक है
एक और द्रोणाचार्य। अगला है उपेंद्र नाथ अश्क, इनकी जो रचना है वह है अंजो दीदी। और मनु भंडारी की जो कृति है महाभोज, यह आपको नाटक पढ़ना है यूजीसी नेट सिलेबस के यूनिट 8 में। ठीक है, अगला जो यूनिट है वह यूनिट 9 है। यूनिट 9 में आपको निबंध पढ़ना है, हिंदी निबंध, जिनमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध क्या पढ़ना है, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये 2 निबंध भारतेंदु की लगी हैं। प्रताप नारायण मिश्र की जो निबंध है वह शिवमूर्ति है। बालकृष्ण भट्ट का है शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल का है कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों पड़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। और अध्यापक पूर्ण सिंह का है मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय का है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का है उज्जाग मुसाफिर। और नामवर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट 9। अब है हमारा अंतिम यूनिट 10। और इसमें जो चैप्टर्स लगे हैं यानी जो टेक्स्ट लगे हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें आपके जो अन्य गद्य विधाएँ हैं यानी नाटक, कहानी, निबंध और कविताओं से इतर जो विधाएँ हैं जैसे आत्मकथा हैं, जीवनी है, संस्मरण है, रेखाचित्र हैं, इन सभी को किस में रखा गया है इसके अंतर्गत। तो आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो रामवृक्ष बेणीपुरी हैं जिनका है माटी की मूर्ति। महादेवी वर्मा की कृति कौन सी है, ठकुरी बाबा। तुलसीराम की कृति है मुर्दैया, जो आपने पढ़ा होगा, आत्मकथा है। शिवरानी देवी का है प्रेमचंद घर में, जीवनी है। मनु भंडारी की एक कहानी यह भी आत्मकथा है। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, ये जीवनी है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो हम ये जान लेंगे कि किसकी क्या विधा है। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलो क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता का आभुद्री है, ये भी आत्मकथा है। हरिशंकर प्रसाई का है भोला राम का जीव, यह व्यंग्य रचना है। और कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, यह भी व्यंग्य रचना है। दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, यह आलोचनात्मक लेख है, एक तरीके से कह सकते हैं। मुक्तिबोध जो है यह एक लेखक की डायरी है। राहुल सांकृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा, ये यात्रा साहित्य से संबंधित है ये कृति। आगे का भी अरे आयावर रहेगा याद, तो ये भी यात्रा साहित्य है। तो ये सब कुछ था आपके इस यूनिट सेक्शन में। और ये आपका यूनिट जो पेपर 2 है उसके सारे यूनिट्स थे। तो इन सभी यूनिट से आपको कितने सवाल पूछे जाएंगे, 10 सवाल पूछे जाएंगे। और सभी जो 10 सवाल हैं वो कैरीज कितने करेंगे मार्क्स, 20 मार्क्स। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए सभी यूनिट्स को पढ़ना है। और अगर आपको लग रहा है कोई यूनिट बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है यानी कि एग्ज़ाम आपका उससे पहले आ जाएगा, तो कोशिश करना है आप उन यूनिट्स को पहले कवर कीजिए जो बहुत आसानी से कवर हो सकते हैं। जैसे अगर आप कहानियों की बात करें तो वो कहानियाँ बहुत आसानी से कवर अप हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो किताबें हैं वो देख लेते हैं। और मैं किताबों को बहुत कम रखती हूँ। ठीक है, कोशिश करना है कि आप ज़्यादा भटके ना, है ना, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और आपके पास टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड टाइम में हम क्या कुछ कर सकते हैं इसे देखना है। ठीक है, किताबें मैं बहुत सारी बता दूं और उस अकॉर्डिंग अगर हो सके तो जैसे चैप्टर यूनिट 1 है हिंदी भाषा का इतिहास और विकास जो है, अगर अब उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो उसमें भी कई किताबें बता सकती हूँ मैं। ठीक है, तो बेटर है हमको जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है उसी की हम तैयारी करें। और बहुत जैसे बोलते हैं ना की पॉइंट्स को देखते हुए और बहुत कम किताबों में हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं ये चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए आप किताबों को फॉलो करें। ठीक है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो वो कम नॉलेज नहीं है, वो ज़्यादा ही बढ़ाएगा आपके ज्ञान को। तो लेकिन जब हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो फिर वहाँ ये भी है कि किसी पोर्शन में हमने ज़्यादा टाइम दे दिया और किसी पोर्शन को कुछ टाइम ही नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। सभी यूनिट्स को बराबर टाइम मिले, इसके अकॉर्डिंग ही किताबों को चूज़ करना है। तो जैसे अगर मैं पहले यूनिट की बात करूँ तो पहले यूनिट में आपका हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी की जो किताब है ये आप फॉलो कर सकते हैं। और जो आपका यूनिट 2 है, ठीक है, तो इसमें आपको जो है सभी जो टॉपिक हैं वो कवर अप हो जाएंगे। कुछ और टॉपिक रह जाते हैं तो वो मैं आपको एक किताब बताऊंगी, फ़िलहाल आप वहाँ से उस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा का इतिहास में आपको कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास के उन बच्चों की बात करें जिनका जो मास्टर जो ग्रेजुएशन है वो किसी और सब्जेक्ट से हो और उन्होंने मास्टर हिंदी से किया है, तो यूजीसी में ऐसे भी बच्चे नेट देते हैं जिनका मास्टर हिंदी तो है लेकिन उनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हिंदी नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में साइंस लिया होता है और जिनका अलग सब्जेक्ट होता है वो हिंदी कर लेते हैं फिर पीजी
में। तो ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो जानकारी है वो सीमित होती है। तो ऐसे में क्या करना है कि आप या तो पहले आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ सकते हैं बेसिक जानकारी के लिए, या फिर अगर आपको जानकारी है तो आप इस बुक को हटा भी सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह आप कौन सी किताब पढ़ सकते हैं, तो इसकी जगह जो मेन किताब है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जो मैं रेफ़र करती हूँ सबको, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब। ये किताब ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नेट जेआरएफ के जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। और अभी कुछ और किताबें भी हैं, जैसे रामचंद्र तिवारी का गद्य साहित्य जो है उससे भी कुछ प्रश्न बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल अगर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल सधा हुआ रखना चाहते हैं ना, तो आपको फ़िलहाल एक ही किताब फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, अगर हम सारी किताबें, सारी इतिहास की किताबों को सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दें, बाकी अगर एग्ज़ाम कभी आए एक किताब को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। 4 किताबें देखने की बजाय अगर आप एक किताब जो है अच्छे से अगर कायदे से पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जब आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ अगर कुछ और इतिहास की किताबें पढ़नी पड़ रही है आपको, तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं होता है, रिवीज़न तो हर बार करनी होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक किताब इनफ होनी चाहिए, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद इसमें जो है आधुनिक काल वाला जो पोर्शन है वो बहुत सीमित है। तो इसके लिए आधुनिक काल के लिए एक किताब जो सजेस्ट है वो करूँगी मैं, वो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का, है ना। संपादक डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, तो उनकी किताब आप फॉलो कर सकते हैं। तो यूनिट 2 जो है वो आपका कवर किससे हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र की किताब से। तो ये 2 किताबें मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को हिंदी जो यूनिट 2 है उसके लिए। अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक जानकारी नहीं है तो आप विश्वनाथ त्रिपाठी की भी पुस्तक को इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर बेसिक जानकारी है आपको साहित्य के इतिहास की, तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब और डॉक्टर नगेंद्र की किताब से, ठीक है। तो ये 2 किताब जो है वो फॉलो कर लीजिए आप, तो आपका जो यूनिट 2 है वो कवर अप हो जाएगा। सवाल जो है वो हर साल कुछ ना कुछ नए होते हैं, तो कभी बच्चन संघ की किताब से पूछ लिया जाता है। आप पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सजेशन में सिर्फ यही 2 किताब रखूँगी। आपके पास समय है तो आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो नगेंद्र की ये वाली किताब जो है ये मैं आपको कहूँगी कि आप इसको भी पढ़िए, ठीक है। ये आधुनिक काल जो है इसमें बहुत अच्छा है। तो क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की किताब में आधुनिक काल वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सीमित हो गया है वहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल है ही नहीं कह सकते हैं, गद्य का जो पोर्शन है वो नहीं है। तो ये किताब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और रामचंद्र शुक्ल की यूनिट 2 के लिए। यूनिट 3 में आप क्या कर सकते हैं, काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र में आपको भारतीय काव्य शास्त्र भी पढ़ना है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पढ़ना है। तो मैंने एक ही किताब, एक ही राइटर को फॉलो किया है, वो है डॉक्टर भगीरथ मिश्र, और इनका काव्य शास्त्र जो है ये आप पढ़ सकते हैं। और श्याम सुंदर दास की भी एक किताब है साहित्यालोचन करके, है ना, आप उस किताब को भी फॉलो कर सकते हैं। तो साहित्यालोचन में भी कुछ कुछ पार्ट जो है वो अच्छे से मिल जाएगा आपको, जैसे काव्य प्रयोजन आपको मिल जाएगा, साधारणीकरण अच्छे से मिल जाएगा वहाँ पे। तो वो किताब भी आप फॉलो कर सकते हैं। श्याम सुंदर दास की है साहित्यालोचन, ठीक है। और भगीरथ मिश्र की ही एक किताब है पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे। तो यूनिट 3 जो है वो आपका इन 2 यूनिट बुक से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो किसी और भी किताब को सजेस्ट कर सकते हैं, यानी टॉपिक के अकॉर्डिंग आप उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। तो काव्य शास्त्र की आपको जितनी भी किताबें मिलती हैं आप उसमें देख लीजिए कि आपका टॉपिक किस किस में मिल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही काव्य शास्त्र पढ़ना है। तो जो जो टॉपिक है, यानी काव्य प्रयोजन किस में है, काव्य हेतु किस में है, काव्य लक्षण किस में है, शब्द शक्तियाँ किस में हैं, तो आप जिस टॉपिक में, जिस किताब में आपको ये टॉपिक मिले आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वैचारिक पृष्ठभूमि है। वैचारिक पृष्ठभूमि में आपको ये किताब एक है हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, इससे आप देख सकते हैं। और कुछ कुछ इतिहास की जो पुस्तकें हैं उसमें भी आपको उसके सब टॉपिक्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप टॉपिक वाइज इसमें देख लेंगे कि कुछ कुछ टॉपिक जो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें सारी टॉपिक्स आपको कवर अप नहीं मिलेंगे, यानी कि जो ये प्रॉपर किताब है ये उस दृष्टि से नहीं बनाई गई कि आपको यूजीसी नेट का सारा टॉपिक कवर कर दिया जाए। तो इस किताब में जो पारिभाषिक शब्दावली है वो थोड़े और भी अलग अलग हैं। तो जो हमको टॉपिक मिलता है नेट के टॉपिक के अकॉर्डिंग वो हम इस से कवर कर लेंगे, और जो नहीं मिलता है वो हम इतिहास की पुस्तकों से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी लाइब्रेरी में इसका बहुत, जैसे मैं बोलती हूँ कि लाइब्रेरी का जो है इस्तेमाल बहुत करना है आपको। अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप उस हिसाब से नहीं है कि आप बहुत सारी किताबें खरीद सकें, तो आप अपनी लाइब्रेरी में जाएंगे और जो भी टॉपिक यूजीसी नेट के सिलेबस में है उन सभी टॉपिक को, चाहे वो काव्य शास्त्र का पोर्शन हो, चाहे वो वैचारिक पृष्ठभूमि का पोर्शन हो,
ठीक है, इन दोनों के टॉपिक को, और हिंदी भाषा का जो इतिहास वाला जो स्टार्टिंग वाला जो यूनिट है उसमें भी आपको कोई टॉपिक लग रहा है, भाषिक स्वरूप आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किसी बुक में किस तरीके से देगा, तो आप उस तरीके से लाइब्रेरी में जाकर और जो सेक्शन है काव्य शास्त्र वाले या फिर भाषा वाले सेक्शन में जाकर के आप उस हिसाब से कॉपी में नोट कर लेंगे कि आपको कौन कौन सा टॉपिक नहीं मिल रहा है, और वहाँ से आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सारी किताबें खरीदेंगे, तो अपने सहूलियत के हिसाब से आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। इंटरनेट पे भी कितनी किताबें जो है वो PDF फॉर्म में हैं, तो आप वहाँ से भी इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली यूनिट 4 के लिए सारे यूनिट 4 के जो सिलेबस है वो इसमें कवर नहीं है, तो कोशिश करना है जो इतिहास ग्रंथ है उससे भी आप ले सकते हैं, या फिर आलोचना की अन्य पुस्तकें हैं वहाँ से भी आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 हमारा है, यूनिट 5 है हिंदी कविता। तो हिंदी कविता से आपको संबंधित जो टॉपिक है वो आपको अभी कुछ किताबें मैं बताऊंगी, उससे आप उसको कवर कर सकते हैं। यूनिट 6 है आपका उपन्यास। तो उपन्यास आपके पास अगर समय है, यानी आप दिसंबर 25 वाला अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो आप उसे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले एक था कि विषय वस्तु पूछा जाता था, पात्र पूछे जाते थे, कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ पूछी जाती थी, लेकिन अब जो सवाल पूछ रहे हैं वो आप जब प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और एक और वीडियो मैं अब यहाँ पे पोस्ट करूँगी, वो उसके अकॉर्डिंग जो आपके जो UGC नेट के जो सिलेबस हैं उसमें जो भी टेक्स्ट लगे हैं वो पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपको आगे बेनिफिट देगा, ठीक है। जो किताबें या जो रचनाएँ आप नहीं पढ़ पाते हैं तो उसका जो लॉस होता है ना, वो आप बाद में रिग्रेट फील करोगे कि क्यों मैंने नहीं पढ़ा तब, है ना। तो वो मैं वीडियो ज़रूर आपको पोस्ट करूँगी, तो उसमें जो सजेशन दिया है वो आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। अगर इस बार आप दिसंबर 2025 का पेपर नहीं दे रहे हैं तब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अपना जो उपन्यास वाला सेक्शन है, और अगर दे रहे हैं तो इसके लिए सजेशन यही है फ़िलहाल, तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैसे पात्र हैं इनको देख सकते हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो भी लगता है कि आप जैसे इसको कवर अप कर सकते हैं, यानी जो सवाल पूछ रहे हैं अगर आप उस पर हाईलाइट करें चीज़ों को तो आप थोड़ा बहुत उसको कवर अप कर सकते हैं हिंदी उपन्यास वाले सेक्शन को। हिंदी कहानी की बात करें तो कहानी तो बिल्कुल आपको मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हिंदी नाटक है उसके लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है। जो किताबें लंबी हैं, जो ज़्यादा टाइम लेंगी, उसी के लिए सजेशन बस यही है कि उसको आप इस तरीके से, यानी क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं उस तरीके से कवर करना है। जो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़ना है, टाइम कम हो तभी ये सजेशन है, ठीक है। अगर अदरवाइज़ आपके पास टाइम है और आप इस बार का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो आपको मेन टेक्स्ट ही पढ़ना है, ठीक है। और मेन टेक्स्ट पढ़ने का बेनिफिट आपको बाद में भी मिलेगा, और ये चीज़ आप बाद में फिर सोचोगे कि ये सजेशन अच्छा था जो मैंने दिया कि आपको टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें, नाटक हो गया आपका, निबंध भी आपको पढ़ना है, तो कहानी, नाटक, निबंध किसी भी तरीके से आप इस दौरान पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन, जितना टाइम आप ले सकते हैं, आपको सुबह से शाम तक बस आपको अपना ये यूनिट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हिंदी कहानी, हिंदी नाटक और निबंध, ये तीनों तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम यूनिट जो 8 बात कर ली ना, यूनिट 7 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 जो है आपका, है ना। तो यूनिट 10 जो है वो आपका अन्य के गद्य विधाएँ हैं, उससे भी वही सवाल जिस तरीके से हम उपन्यास वाले पोर्शन को कवर करेंगे उसी तरीके से हम उसको भी कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई जो हमारी किताबें थी। अब हम अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि पेपर 1 के लिए भी आपका वही रूल है जो पेपर 2 के लिए है, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। तो अभी अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो वो हम कैसे कवर अप कर सकते हैं, और अगर हम बहुत शॉर्ट टाइम में हैं, ठीक है, यानी एकदम बिल्कुल ही टाइम नहीं है कि हम हर एक यूनिट के लिए प्रॉपर किताब पढ़ें, हर एक यूनिट के प्रॉपर जो बुक असाइन किए गए हैं उसको हम पढ़ें या उसको ख़रीदें, तो अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, टाइम बहुत कम है, तो आपके पास एक सजेशन और है कि आप इन किताबों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये गाइड है और ये प्रॉपर किताबें नहीं हैं, तो इसके बेसिस पे आप कभी भी क्वेश्चन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेन जो किताबें आपको पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है कि कल को आपको अगर लगता है कि ये मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था और क्वेश्चन में ये गलत कर दिया, तो आप जब क्लेम करते हैं क्वेश्चन, तो जो मेन किताबें होती हैं ना, जो टेक्स्ट
जैसे जो गाइड वाली बुक होती है ना, इसको एनटीए नहीं मानते हैं। तो इसलिए एनटीए की जो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए आपको मेन जो किताबें हैं वो पढ़नी ज़रूरी है, जो मेन टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। जो ये गाइड वाली किताबें होती हैं ना, ये इन्हीं मेन टेक्स्ट से उठाया गया कुछ पोर्शन होता है, इन्हीं में से सेलेक्ट किए गए पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमेशा मूल किताबों को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भी क्लेम करना है। तो जब आप गाइड से क्लेम करोगे तो वहाँ पर फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वैसे सजेशन में मैं दे देती हूँ। तो जो सबसे पहली किताब जो है वो गाइड के फॉर्म में, वो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ठीक है। समय अगर कम है और आप इन सभी यूनिट्स को कवर करना चाहते हैं, यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, तो इन यूनिट 3 तक, सॉरी इसमें यूनिट 4 नहीं है, तो यूनिट 3 के जो पोर्शन हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हो इस किताब की सहायता से, ठीक है। तो ये है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब के भी कुछ कोटेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखा जाए, आप अगर देखना चाहें तो उस तरीके से भी आप इसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो किताब है वो हम देख लेते हैं। दूसरी किताब है आपकी दृष्टि की किताब है, और इसमें भी यूनिट 1 to यूनिट 10 जो है वो कवर अप किया गया है। और जो यूनिट 10 है, जैसे यूनिट 5 से यूनिट 10 की बात करें, जैसे आपकी हिंदी कविता है, हिंदी उपन्यास है, हिंदी कहानी है, हिंदी नाटक है, हिंदी निबंध है और अन्य गद्य विधाएँ हैं, इन सभी से जो भी टॉपिक्स बन सकते थे, यानी जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं उसको इसमें हाईलाइट किया गया है। इस किताब में मैं पहले ही बता देती हूँ कि इसमें आपको मेन टेक्स्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं को ये सिर्फ इसको पॉइंट आउट करते हैं। यानी अगर आप हिंदी उपन्यास वाले पोर्शन को देखेंगे तो इसमें प्रमुख पंक्तियाँ मिलेगी, आपको पात्र मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम कहानी की भी बात करें तो वहाँ पर भी वही है, प्रकाशन वर्ष मिलेगा, आपको पात्र मिलेंगे और प्रमुख पंक्तियाँ मिलेगी। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। वैसे मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप अपने रिस्क पे इस किताब को ले सकते हैं। हालांकि इसके PDF जो हैं वो पुराने वर्जन का ही, ये तो लेटेस्ट वर्जन है। तो जो पुराने वर्जन का PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, तो आप चाहें तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। और जो पहली वाली जो किताब है, जो मैंने ये वाली गोविंद पांडे वाली जो किताब बताई, इसका भी PDF जो है वो टेलीग्राम पे शेयर है। तो अगर आप किताब नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से PDF फॉर्म में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ने से मतलब है कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, दोनों से, ठीक है। तो ये है। और एक ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो किताब है, तो इसको आप लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये 2004 से 18 तक ही प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको। तो इसलिए आपको नया जो एडिशन है वो आपको लेना है, वो मैं शो कर देती हूँ। तो ये जो 4 से 18 वाला जो है ना, ये वाला जो है ये आपको 4 से 24 तक इसमें आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। 24 है या 25 ये क्लियरली मेंशन नहीं है, तो 24 तक हम लेके चलते हैं कि 24 तक इसमें प्रश्न होंगे। तो ये वाला जो है ये आपको लेना है, और क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन वाला होता है तो इस अकॉर्डिंग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट के लिए आपको किताबें बता दी गई है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन का जो बुक है वो आप ज़रूर लेना है, ठीक है आपको। और जैसे मैंने बताया ना कि एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो उसका आंसर आपने याद कर लिया, तो ठीक है, आपका तो एक नॉलेज हो गया। लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन हैं वो क्यों गलत हुए हैं या उसका आंसर सही क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्सप्लेनेशन वाला करते हैं तो हमारे पास 4 नॉलेज और ऐड हो जाता है। तो इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मस्ट है। यानी कि आपको एग्ज़ाम के 1 मंथ को आपको इस चीज़ के लिए छोड़ना है कि आपको उस टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट अगर नहीं भी आपको कहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारे यूनिट्स के जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। नॉर्मल अभी आप डिटेल्ड में सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उस 1 महीने में तैयारी करनी है, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी यही सजेशन है। एक और किताब है यूथ कंपटीशन की, ये वाली किताब। तो कुछ लर्नर्स का सवाल था हम ये वाली किताब ले लें क्या। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, NTA नेट का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको ये वाली किताब लेनी चाहिए। आप लेना चाहें साइड से लेकर रख सकते हैं, लेकिन जब आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा फोकस कीजिए कि नेट में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम भी है, जैसे आप B.Ed लेवल का एग्ज़ाम है, DSSB के पेपर हैं। तो ऐसे में फिर क्या होगा कि दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल जब वहाँ पर 1 लाइनर पूछे जा रहे हैं तो फिर आपको लगेगा बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं।
है ना। इस तरीके से फिर आप तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जब आप नेट के पेपर पे फोकस रहोगे और उसके पेपर को, उसके क्वेश्चन को देखोगे, तो आपको अपने से भी कुछ सवाल जो है, जैसे मैंने बोला ना, एक महीने की तैयारी में आपको उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है अपने सभी यूनिट्स का। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना जो है ना ब्रेन वो एक्टिव करोगे। तो इसलिए आप लेना चाहो ये किताब ले सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अदर एग्ज़ाम जब आप देंगे तब आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। और सजेशन यही है कि ये वाली आपको किताब लेनी चाहिए, ठीक है। अद्यतन वाली जो है 4 से 24 तक वाले जो भी पोर्शन है। तो मेरे हिसाब से मैंने अपनी साइड से जो इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा, और जैसे रिस्पॉन्ड आएगा उस अकॉर्डिंग हम आगे की तैयारी के लिए सोचेंगे। तो अपने डाउट्स इसी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।